हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है शिखर पांडे और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका टीचर। और आज हम शुरू करेंगे अपनी बची हुई कहानी जो हमने छोड़ दी थी इस मैटर अराउंड अस प्योर में। तो आज इस लेक्चर में, इस शॉर्ट में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय बर्बाद किए सीधे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर। ओके बेटा, तो हाँ, हमने वहां तक पढ़ चुके थे, थोड़ा सा पिछला हम पढ़ चुके हैं, आप लेक्चर में जाके देख सकते हो। आज हमें, इससे पहले हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस क्या होता है सब कुछ बता दिया था मैंने आपको, उसके बारे में एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड सब डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के टाइप। किसके आधार पे बेटा? सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? सॉल्यूट के अमाउंट के आधार पे। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि कितना सॉल्यूट घुल सकता है एक सॉल्वेंट में, इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके एक एक चीज बताता हूं और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मान लो बेटा, एक बाल्टी मेरे पास ये हो गई, ठीक है। मेरे पास बेटा एक और बाल्टी हो गई, वो ये वाली हो गई, ठीक है। और मेरे पास बेटा एक और बाल्टी हो गई, वो ये वाली हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या कर लें? इसके अंदर बेटा जरा पानी डाल दे। इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया? इसके अंदर तुमने डाल दिया है पानी, ठीक है। ये तुम्हारे वाटर मोल्स हो गए। ये तुम्हारे क्या हो गया बेटा? ये हो गया बेटा पानी पानी, ठीक है। अब सुनते जाओ जरा। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, हो गया, ठीक है। अब सुनना बेटा, होता क्या है, पानी का मतलब है सॉल्वेंट। आपने क्या डाल दिया बेटा? आपने तो डाल दिया सॉल्वेंट। अब बारी किसकी है? सॉल्यूशन बनाना है अगर, तो सॉल्वेंट आपके पास तैयार है, बारी है सॉल्यूट की। किसकी बारी है बेटा? सॉल्यूट की। तुमने मान लो इसके अंदर सॉल्यूट डाला, अभी आराम से घुलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुमने इसके अंदर का सॉल्यूट डाला, ठीक है। तुमने इसके अंदर भी सॉल्यूट डाला, तुमने क्या कर दिया बेटा? तुमने इसके अंदर भी सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है। सुनते रहना। ठीक है, और तुमने इसके अंदर भी सॉल्यूट डाल दिया। सुनो बेटा, है ना, और सॉल्यूट डाल दो। अरे ये क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट भी बाहर आ रहा है। यही तो सिखाना है मुझे आप लोगों को, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को बड़ा बड़े ध्यान से देख के बताओ हुआ क्या। इन तीनों चीजों को बड़े ध्यान से देख के बताओ हुआ क्या। अगर तुम पहले वाले के पास जाते हो, जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है अनसैचुरेटेड। क्या नाम है बेटा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम है इसका, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट तो पड़ा है, लेकिन सॉल्यूट को इतनी भयंकर मात्रा में नहीं पड़ा। सॉल्वेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है और सॉल्यूट की मात्रा क्या दिख रही है? थोड़ी कम दिख रही है, ठीक है। इधर आ जाओ जरा। इसमें सॉल्वेंट पड़ा है और सॉल्यूट बेटा इससे तो थोड़ा सा क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूट इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? इसके मुकाबले मतलब सैचुरेटेड में क्या है? सॉल्यूट की मात्रा जो है सॉल्वेंट अनसैचुरेटेड के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, और इसमें इन दोनों से भी ज्यादा हो गई है। समझ में आ रही बात? या आप इसको विजुअलाइज करो, मुझे भी समझाना है इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना। जैसे कि सुनो बेटा, ये समझ में आया? अब मैं आपको एक एक करके सारी केस बताता हूं, ठीक है। सुनो बेटा, जब सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज्यादा रहे, मतलब क्या? जब जैसे मान लो एक गिलास पानी है, तुमने उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दिया, ठीक है। तो सॉल्वेंट अच्छा खासा है, सॉल्यूट कम है। समझ में आ रही बात? तो उस सॉल्यूशन को तुम क्या कहोगे? उस सॉल्यूशन को कहोगे अनसैचुरेटेड। क्या कहोगे बेटा? अनसैचुरेटेड। मतलब जब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। मुद्दे की बात यह है
कि जब आप सॉल्यूट को और घोल सकते हो, जाहिर सी बात है 2 चम्मच चीनी डालोगे वो भी घुलेगा, 4 चम्मच चीनी डालोगे वो भी घुलेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट के घुलने की संभावना और ज्यादा हो, यू कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन एनी सॉल्यूशन, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अभी उसके अंदर आप और सॉल्यूट घोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन बेटा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जितना सॉल्वेंट है एग्जैक्टली आपने उतना ही सॉल्यूट डाल दिया, है ना, जिसके अंदर जितना सॉल्वेंट है एग्जैक्टली आपने उतना ही सॉल्यूट डाल दिया। मतलब क्या, अब इसके बाद अगर आप एक कंकड़ या एक पार्टिकल भी सॉल्यूट का डालोगे तो वो उस सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। समझ में आ रही बात? वो आप डालोगे ऊपर ही कहीं रह जाएगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा, सॉल्युबिलिटी अब नहीं बढ़ेगी उसकी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को घोलने की और मात्रा में क्षमता खत्म हो जाए, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट मींस दैट सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved, that solution is known as saturated solution। समझ में आ रही बात? मतलब एक समय के बाद जब सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट पे चला जाए उस टाइम को ही आप क्या कहोगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आप और सॉल्यूट उसके अंदर घोल नहीं सकते हो। समझ में आ गई बात? तीसरे पे आना जरा। अब तीसरा अगर आप देख रहे हो कि उससे भी ज्यादा है, तो मतलब क्या बेटा? जब एवरेज सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाए, है ना। अनसैचुरेटेड में क्या था? सॉल्वेंट मस्त था, बहुत ज्यादा, सॉल्यूट कम था, आप और सॉल्यूट डालिए तो वो सॉल्वेंट में घुलता जाएगा। ये क्या कहलाता? ये कहलाता अनसैचुरेटेड। अगर सॉल्यूट की मात्रा बढ़ते 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 इतनी हो जाए कि उसके बाद कोई सॉल्यूट नहीं घुल सकता, तो उस टाइम को क्या कहोगे? सैचुरेटेड। मतलब वो मैक्सिमम टाइम जिसके बाद आप कभी भी कोई सॉल्यूट घोल नहीं सकते हो, वो कहलाएगा क्या बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? और वो टाइम जब अगर मान लो इससे भी ज्यादा हो गया, सैचुरेटेड से भी ज्यादा हो गया, तो अगर तुमने सैचुरेटेड से ज्यादा सॉल्यूट डाला, सैचुरेटेड से ज्यादा सॉल्यूट डाला, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, सॉल्वेंट कम, उस कंडीशन को क्या कहोगे? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही बात? ये 3 कॉन्सेप्ट आपको बताने थे। मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, एक प्रैक्टिकली 40 ग्राम, किसको बेटा? अगर आप 40 ग्राम NaCl, क्या बेटा? 40 ग्राम NaCl को 100 ml पानी में घोलते हो। किसमें पानी, कितने पानी में घोलते हो बेटा? 40 ग्राम NaCl को आप 100 ml पानी में घोल दो, 100 ml वाटर या सॉल्वेंट 100 ml पानी में घोल दो, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है सुपर सैचुरेटेड। क्या बनता है बेटा? सुपर सैचुरेटेड। ऐसा माना जाता है कि जब इस सॉल्यूशन को आप घोलते हो तो 4 ग्राम NaCl, कितना बेटा? 4 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा बच जाता है। 4 ग्राम NaCl क्या बच जाता है बेटा? 4 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा बच जाता है। तो मन में एक बात आई, पूछो क्या? अगर 40 ग्राम NaCl को मैं 100 ml पानी में डाल रहा हूं तो वो सुपर सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि उसमें 4 ग्राम NaCl एक्स्ट्रा बच गया, मतलब सॉल्यूट एक्स्ट्रा है ना, मतलब सॉल्यूट क्या बच गया? एक्स्ट्रा बच गया। तो यही तो मैंने सिखाया आपको, अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है तो वो सुपर सैचुरेटेड है ना। तो एक मन में ये ख्याल आया कि अब इसमें से 40 में से मैं 4 हटा दूं, मतलब मैं कितना कर दूं? 36 ग्राम। कितना कर दूं बेटा? 36 ग्राम। तो जो 36 ग्राम होगा NaCl का, वो एग्जैक्ट उतनी वैल्यू होगी कि इससे आगे आप नहीं घोल सकते हो, क्योंकि 36 ग्राम के ऊपर जैसे ही आप जाओगे वो क्या बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। 40 ग्राम में 4 ग्राम जब बच रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम कितना घुल रहा है? 36 ग्राम तो घुल रहा है ना। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो घुलता है उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो सैचुरेटेड। तो जब 36 ग्राम, क्या बेटा? जब आप 36 ग्राम NaCl डालते हो पानी में, किसमें? पानी में 100 ml, इसको मैं 100 ml मानता हूं, लेट मी कंसीडर दिस 100 ml, 100 ml वाटर में डालते हो तो ये कहलाता है बेटा सैचुरेटेड। क्या कहलाता है बेटा? सैचुरेटेड। अब तो जाहिर सी बात है इससे और कम आओगे तो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। क्यों? अगर मान लो तुमने 30 ग्राम डाल दिया, 30 ग्राम डाल दिया क्या बेटा? NaCl किसमें? 100 ml पानी में। किसमें डाल दिया? 100 ml पानी में डाल दिया,
तो जाहिर सी बात है जैसे ही तुमने इसको अंदर डाला तो अभी तुम्हारे पास और भी तो कंडीशन है ना, तुम चाहो तो 6 ग्राम और मिला सकते हो। मतलब तुम इसमें 2 ग्राम मिलाओगे तो और घुलेगा, 4 ग्राम मिलाओगे तो और घुलेगा, 6 ग्राम मिलाओगे तो और घुलेगा, लेकिन 6 ग्राम के आगे मत चले जाना। क्यों? क्योंकि 6 ग्राम के आगे नहीं घुलेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। समझ में आ रही बात? और उसके भी आगे आओगे तो क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही बात? तो ये कंडीशन मैंने आपको सिखा दी सिंपल भाषा में भाई। अनसैचुरेटेड वो है जिसमें सॉल्यूट कम सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट सॉल्वेंट की बराबर हो जाए हिसाब किताब तो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। और जब एवरेज सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाए सॉल्वेंट से तो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। इतनी बातें मुझे बतानी थी। एक बात जो इससे भी ज्यादा जरूरी बतानी वो ये है, सुनना। ये जो हम लोगों ने किया है सब नाटक बेटा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन सब चीजों में जो है ना, इन सब चीजों में जो है आप हमेशा ध्यान रखना कि टेम्परेचर, क्या बेटा? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। क्या रखना बेटा? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, क्या कर दिया बेटा? अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एक बात जान लो, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा? टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो जो 100 ml पहले 36 ग्राम को, कितने को बेटा? 4 ग्राम अगर बच रहा है ना, तो 100 ml मैक्सिमम कितने ग्राम को डिसॉल्व कर रहा था? 36 ग्राम को। तो जो पहले 100 ml पानी 36 ग्राम को कर रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से वो 40 ग्राम को भी कर लेगा, वो 50 ग्राम को भी कर लेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, तो ये सब चीजें जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो इनमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो। समझ में आ रही बात? आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी है पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, वो अपने आप क्या होने लगेगी? बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो जो सुपर सैचुरेटेड वाला है वो बन जाएगा सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड वाला क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो सेम यही सर्किल चलता जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो सारे के सारे किस क्या बन जाएंगे? अनसैचुरेटेड ही बन जाएंगे। कोई दिक्कत है? इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, बस इतना कांस्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। देख लो, बहुत आसान है। तो अनसैचुरेटेड की बातें कर रहे हैं तो आप देखो सॉल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट मैक्सिमम। सॉल्यूट आप कितना घोल सकते हो? उसका पलड़ा भारी है, और कितना सॉल्यूट है आपके पास? उसका पलड़ा हल्का है। मतलब यही तो बात है कि आप इसमें चाहो तो अभी और अमाउंट ऑफ, इसमें अगर आप चाहो तो और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल सकते हो। मतलब आपके पास सॉल्यूट की क्या है? अभी कमी है। क्या है बेटा? सॉल्यूट की आपके पास अभी कमी है। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड। अब आप देख सकते हो दोनों बराबर हो गए तो सैचुरेटेड बन गया। ठीक है, अब इतना देख लेना। अब अगर तुम्हारे पास सॉल्यूट ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट कम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड। ध्यान रखना इन सब में एक चीज कॉमन, टेम्परेचर ऑलवेज शुड बी कांस्टेंट। टेम्परेचर हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? कांस्टेंट। बिकॉज अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और सारे के सारे क्या बन जाएंगे? अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड वाला सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड वाला अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, कंसेंट्रेशन पढ़ लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट किस मात्रा में पाया जा रहा है, इसके बारे में जब भी बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं बेटा? कंसेंट्रेशन की। इसको ही कहते हैं कंसेंट्रेशन। ठीक है, रिलेशन कई तरह से होते हैं इनके, मैं आपको सीधे सीधे ऐसे समझाता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी कह लो। क्या चीज? सॉल्यूट की आप कह लो क्वांटिटी किसी भी टर्म्स में। ठीक है, मास के टर्म्स में निकाल सकते हो या वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल सकते हो। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालना, वो चाहे मास के रिस्पेक्ट में हो चाहे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो, वो क्या कहलाता है? कंसेंट्रेशन। क्या कहलाता है? कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, मेरा अच्छा समझ में आएगा। ये देखो, मास बाय मास परसेंट। क्या कह रहे हैं बेटा? मास बाय मास परसेंट। तो जब आप मास बाय मास परसेंट निकालोगे तो टोटल क्या है? सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालते हो तो यही तो करते हो, नीचे क्या रखते हो? टोटल। तो टोटल क्या? सॉल्यूशन ही के अंदर तो सब कुछ हो रहा है, तो टोटल तो जो भी है वो सॉल्यूशन है।
तो टोटल यानी मास क्या है सॉल्यूशन का, 100% से तो मल्टीप्लाई हमेशा करोगे। और ऊपर किसका मास, जिसका निकालना है, तो किसका मास निकालना है, सॉल्यूट का। यही तो करते हो ना भाई, जितने नंबर पाए उतने ऊपर, जितना टोटल नंबर का एग्जाम है उतना नीचे, इनटू 100। तो भाई जो टोटल है वो सॉल्यूशन, जिसका निकालना है वो सॉल्यूट ऊपर, और इनटू क्या कर दोगे 100। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, मास बाय मास परसेंट आ जाएगा। ठीक है, मैं भी एग्जांपल करूंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, कंसंट्रेशन किसका निकलता है, सॉल्यूशन का निकलता है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, तो सॉल्यूट का मास ऊपर, ठीक है, और वॉल्यूम किसका बेटा, सॉल्यूशन का। आप ऐसे भी देख सकते हो कि m बाय v है तो m ऊपर होगा v नीचे होगा, और जो ऊपर होगा वो हमेशा किसका होगा बेटा, जो ऊपर होगा वो हमेशा सॉल्यूट का होगा, और जो नीचे होगा वो हमेशा किसका होगा, वो हमेशा होगा बेटा सॉल्यूशन का। समझ में आ रही बात। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप ये भी कर लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो ऊपर नीचे दोनों ही वॉल्यूम है, लेकिन ऊपर कौन होगा, सॉल्यूट, नीचे होगा टोटल, क्योंकि परसेंटेज में नीचे ही तो टोटल वाला होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक आध सवाल कर लेंगे इस पे, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लो अगर आपसे कोई कह दे कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 40% वेट बाय वेट, क्या कह देगा, 40% वेट बाय वेट। ठीक है, अब इसका मतलब तुम सीधे सीधे समझ जाना, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो इसका मतलब सॉल्यूशन में 40% क्या पाया जा रहा है, सॉल्यूट। क्या पाया जा रहा है बेटा, सॉल्यूट। ठीक है, किसी सॉल्यूशन में अगर 40% सॉल्यूट है तो 60% क्या हो जाएगा बेटा, 60% हो जाएगा सॉल्वेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अब ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आप ये चीज निकाल किस में रहे हो, वेट में। किस में निकाल रहे हो, वेट में। तो जो परसेंट है ना उसी को तुम ग्राम मान लेना। क्या मान लेना बेटा, ग्राम मान लेना, और इसको भी तुम क्या मान लेना, ग्राम मान लेना। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि किसी सॉल्यूशन का वेट है 60% वेट बाय वेट, मतलब 60 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, और 40 ग्राम क्या हो गया, सॉल्वेंट। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये जो परसेंटेज दिया होता है ना, इसी को ग्राम मान लिया करो, और जो ये वैल्यू रखी होती है इसको सॉल्यूट की वैल्यू मान लिया करो। सिंपल सी बात है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारे सामने बोल दे ऐसा कि 70 मत लिखो, एक काम करो तुम लोग लिखो, अगर लिख दे 25% वेट बाय वेट, क्या लिख दे बेटा, 25% वेट बाय वेट, इसका मतलब तुम्हारे पास 25 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, और 75 ग्राम क्या है बेटा, 75 ग्राम सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे बोल लो, तो मान लो तुमसे ऐसा बोल दे 70% वेट बाय वेट। ठीक है, क्या देगा, ऐसा कह देगा 70% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। क्या कह देगा, 70% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, उसने ये कह दिया। तो बेटा बहुत इज्जत के साथ समझ जाना कि उस सॉल्यूशन में 70 ग्राम NaCl पाया जा रहा होगा, और 30 ग्राम क्या पाया जा रहा होगा, पानी या आपका जो भी सॉल्वेंट होगा वो 30 ग्राम पाया जा रहा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस तरह से वेट बाय वेट आपका निकल के आएगा। क्यों, NaCl तो जाहिर सी बात है सॉल्यूट ही होगा ना, तो सॉल्यूट को मैंने इधर रख दिया और बचा हुआ क्या मान के चलता हूं, सॉल्वेंट। कोई दिक्कत। ठीक है, मान लो कोई कह दे कि 20% शुगर सॉल्यूशन, क्या कह दे, 20% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत आराम के साथ समझ जाना कि उसके अंदर 20 ग्राम क्या पाई जा रही होगी, उसके अंदर पाई जा रही होगी 20 ग्राम शुगर। क्यों, क्योंकि शुगर ही तो सॉल्यूट होगा ना। और 80 ग्राम क्या पाई जा रही होगी बेटा, 80 ग्राम पानी या फिर सॉल्वेंट पाया जा रहा होगा। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आपको ये करना है, जो परसेंट में दिया उसी को वेट मान लो, किसका, सॉल्यूट को, बचा हुआ सॉल्वेंट का मान लेना। ठीक है, अब यही अगर वेट बाय वॉल्यूम पूछ जाए, जैसे मान लो कह दे 40% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। जो करते आए हो वही करो, तुमको तो वही करना जो करते आए हो, क्या दिक्कत है। वेट ऊपर लिखा है मतलब सॉल्यूट की बात हुई है, तो 40 ग्राम कौन हो गया, 40 ग्राम हो गया तुम्हारा NaCl, क्योंकि सॉल्यूट तो तुम्हारा NaCl ही होगा। और अब की 60 लीटर वॉल्यूम में है ना, तो वॉल्यूम में क्या हो गया, लीटर। अब की वेट नहीं रखा है, अब की वॉल्यूम रखा, ध्यान से देखो। तो 60 लीटर तुम्हारा सॉल्वेंट, जो कि बेसिकली पानी मानते हैं, तो वो हो जाएगा। ठीक है, एक आप लोग खुद कर लेना। ऐसा मान लो मेरे पास सामने लिखा है 46% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है,
46% वेट बाय वॉल्यूम केसीएल सॉल्यूशन, क्या लिख दिया, केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है केसीएल है तो वो सॉल्यूट ही होगा, इसका मतलब 46 ग्राम प्यारे बच्चों केसीएल है, यानी ये तुम्हारा क्या है बेटा, सॉल्यूट है। और इसमें से घटा तो कितना आएगा, 54 लीटर। क्यों वॉल्यूम लिखा है, अगर यहां भी वेट लिखता तो मैं 54 ग्राम ही लिखता। 54 लीटर कौन है बेटा, पानी, पानी, ठीक है। चलो आगे, ऐसे मान लो एक केस और होता है इसका, एक दूसरा तीसरा केस भी समझ लो। अगर यही मेरे पास सामने लिख दे 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, वही सिंपल वही कहानी है ऊपर वाला। अब सुनो, अब दोनों वॉल्यूम आ गए, क्या आ गए, दोनों वॉल्यूम। तुम्हें जो करना है तुम वही करो, कोई दिक्कत नहीं, इसको ही सॉल्यूट मान लो। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो किस में लिखोगे, लीटर में। 40 लीटर तुम्हारे पास क्या हो गया बेटा, NaCl, जिसको हम बड़ी इज्जत के साथ क्या कहते हैं, सॉल्यूट। तो 60 लीटर प्यारे बच्चों क्या हो गया, पानी, जिसको हम बड़ी इज्जत के साथ क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। नहीं समझ में आ रही बात, तो इस तरह की आपकी कहानी इसको चलाना है, ठीक है। ऊपर वाले को सॉल्यूट मान लो, चेक कर लेना, वेट दिया है तो वेट में ग्राम में मान लेना, वॉल्यूम दिया लीटर में मान लेना, बस वैसे सब तो जानते ही हो, ठीक है। चलो आगे, सस्पेंशन। हाँ बेटा, अब जरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ गए हम। कहाँ आ गए बेटा, अब तक होमोजीनियस चल रहा था ना, अब हम आ गए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सस्पेंशन क्या कह रहा है, जाहिर सी बात है अगर हेट्रोजीनियस है तो वो घुलेगा नहीं, है ना। ऐसे मान लो तुम्हारे पास ये हो गया, इसके अंदर तुमने पानी डाला, ठीक है, और इसके अंदर तुमने मान लो सॉल्यूट पार्टिकल डाले। अब देख लो सॉल्यूट पार्टिकल कितने बड़े बड़े हैं, तो सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होने की वजह से बेटा ये घुलेंगे नहीं, नॉट डिसॉल्व, ठीक है। ये आपको सिखा चुका हूं मैं होमोजीनियस में, हेट्रोजीनियस में डिसॉल्व नहीं होंगे, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, है ना, जाहिर सी बात है। इन अ सस्पेंशन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, मतलब ये सब इकट्ठा होकर कहां जाएगा, यही नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस में सिंगल फेज नहीं होता, उसमें डबल फेज होता है। क्यों, पानी अलग दिख रहा है तुमको और ये चीजें अलग दिख रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सिंगल फेज डबल फेज सब सिखा चुका हूं मेरे पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन कैन बी सीन, हाँ जाहिर सी बात है अगर वो बड़े हैं तो आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हो, इतने बड़े वो होते हैं, ठीक है। वो 10 की पावर -6 मीटर के आसपास होते हैं, ठीक है। देखो दिया भी है, पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 nm, 1000 nm से पार्टिकल साइज क्या है बेटा, बड़ा है। तो खुद ही सोच लो ना फिर, 1 nm में 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। तो 1000 nm में क्या हो जाएगा, 1000 nm की अगर तुम बात करोगे तो 10 की पावर -6 मीटर से के बराबर हो जाएगा। 1 nm से बड़ा है यानी वो 10 की पावर -6 मीटर से बड़ा है, यानी 0.000006 से बड़ा है। इतना बड़ा है कि आप उनको अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, हाँ जाहिर सी बात है उनके पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं तो पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने पास से लाइट को पास होने की अनुमति या आज्ञा दे देते हैं। समझ में आ रही बात। The solute of particles settle down when a suspension is left undisturbed, हाँ जाहिर सी बात है अगर आप बहुत देर तक सॉल्यूशन को ऐसे छोड़ दो तो जो पार्टिकल बड़े बड़े हैं वो तैरेंगे तो है नहीं, क्योंकि मास ज्यादा है उनका, नीचे आगे धीरे से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन है ये आपका, समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गए, ये क्या हो गया बेटा, ये सेटल और डाउन हो गया, ठीक है। देखो ये लाइट पास हुई यहां से, जब लाइट पास हुई तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट को पास करके डिफ्रैक्शन वगैरह शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या क्या सीखा इसमें, पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, इस साइज बड़े होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, प्लस लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। दूसरी बात, पार्टिकल कितने बड़े होते हैं, साइज कितना बड़ा होता है, तो उनका साइज बेटा 1000 nm से बड़ा होता है, जिसको आप 10 की पावर -6 मीटर भी कह सकते हो। क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरी थ्योरी ये सब तो। कोलॉइड सबसे बड़ा, ये पानी, सॉरी दूध, दूध किसका बेटा, अमूल का, ठीक है। चाहो तो किसी का भी ले लेना। इनका भी पार्टिकल साइज 1000 से 1000 nm के बीच में होता है। ये टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, क्लोराइड पढ़ रहे हैं क्या, ठीक है। ये क्या दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन तो आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है।
अब आप क्या पढ़ रहे हो, कोलॉइड्स, क्या पढ़ रहे हो, कोलॉइड्स, ठीक है। तो कोलॉइड्स की बात बड़ी अच्छी है। कोलॉइड्स आप ऐसा समझ लो कि अभी तक आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको अलग समझाता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। आपने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा सॉल्यूशन जो कि होमोजीनियस था। हेट्रोजीनियस में आपने 2 चीजें पढ़ ली, एक तो पढ़ लिया सस्पेंशन, ठीक है, और एक क्या पढ़ लिया आपने, कोलॉइड्स। क्या पढ़ लिया बेटा, कोलॉइड्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक अच्छे ऑर्डर में लिखता हूं, इससे आपको अच्छा लगेगा। ऑर्डर में इसलिए लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं कोलॉइड्स को लिखता हूं बीच में, कहां लिखता हूं बेटा, कोलॉइड्स को लिखूंगा बीच में, ठीक है, समझ में आ रही बात। सस्पेंशन को लिखूंगा यहां पे, ठीक है, और सॉल्यूशन को लिखूंगा यहां पे। एक साथ ही सब समझा दे रहा हूं, ठीक है। और इनके डिब्बों को कर दूंगा बंद। क्या कर दूंगा बेटा, ये सॉल्यूशन का बीकर है, ये कोलॉइड का बीकर है, और ये किसका बीकर है बेटा, सस्पेंशन का बीकर है, ठीक है। अब एक एक चीज सुनना। अगर पार्टिकल साइज की बात करूं, किसकी बात करूंगा, पार्टिकल साइज, पीएस। पहले सबसे पहले किसकी बात होगी बेटा, पीएस, पार्टिकल साइज की, ठीक है। तो पार्टिकल साइज इसका होगा सबसे छोटा, कोलॉइड का इनसे बड़ा होता है, और सस्पेंशन का इनसे बड़ा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है सस्पेंशन का, ठीक है। मैं साइज भी लिख दे रहा हूं। देखो इसका लेस देन होता था 1 नैनोमीटर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। इसका मोर देन होता था 1000 नैनोमीटर, और इसका इनके ही बीच में होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, मैं यहां रेंज ही लिख दे रहा हूं ना सीधे सीधे, क्या दिक्कत है, इसके पार्टिकल की रेंज इसके ही बीच में होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आ रही बात। ठीक है, मतलब इसका जो पार्टिकल होगा वो इनसे बड़ा होगा और इनसे छोटा होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। इनका पार्टिकल जो होगा वो इनसे बड़ा होगा और इनसे छोटा होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे बंद कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब ये 1 nm से छोटा है, ये 1 nm से क्या है बेटा, ये 1 nm से छोटा है, ठीक है। ये 1000 nm से बड़ा है। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ये 10 की पावर -9 मीटर से छोटा है, ये 10 की पावर -6 मीटर से बड़ा है, और इसकी रेंज ही कितनी होती है, ये 10 की पावर -9 मीटर से बड़ा होता है और 10 की पावर -6 मीटर से छोटा होता है, ठीक है। मतलब 1 nm से 1000 nm के बीच में रहता है, यानी 10 की पावर -9 मीटर से तो बड़ा होगा, लेकिन 10 की पावर -6 मीटर से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये बात हो गई, समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा, ये लाइट को स्कैटर नहीं करता, ठीक है। ये लाइट को स्कैटर करता है, ये लाइट को स्कैटर करेगा, एकदम सही बात है। ये भी लाइट को स्कैटर करता है, ये भी लाइट को स्कैटर करता है। देखो लाइट की स्कैटरिंग क्यों होती है, पार्टिकल जब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट की स्कैटरिंग होती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, देख ही रहो कितने छोटे पिद्दू से होते हैं, तो ये तो खुद ही इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये लाइट को ही क्या एब्जॉर्ब करेंगे। समझ में आ रही बात। इनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं तो ये बहुत अच्छी स्कैटरिंग करते हैं। इनके पार्टिकल इन बिटवीन होते हैं, इतने बड़े भी नहीं होते हैं कि भयंकर स्कैटरिंग करें और इतने छोटे भी नहीं होते कि स्कैटरिंग ना कर सके। तो ये लाइट की स्कैटरिंग करते हैं, लिमिटेड उसमें करते हैं, और इस लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा कॉमन मानी जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जो आप देखते हो जंगलों में, ऐसे आप मान लो सुबह सो के उठे मस्त, ठीक है, सूरज निकल रहा होगा तब आप उठे, आपने अपने घर की खिड़की खोली, जैसे ही खिड़की खोलोगे सूरज की रोशनी आएगी। सूरज की रोशनी जैसी आएगी तो आप, अगर आप अपने कमरे में देखोगे, अंधेरा हुआ होगा, उसके बाद अगर जस्ट खोलोगे, सूरज की रोशनी जब आएगी, तो जब आप अपने कमरे में देखोगे ना बेटा, तो आपको दिखेगा कि हल्के हल्के पार्टिकल जो है वो हवा में घूम रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। उस स्कैटरिंग को ही कहते हैं कोलॉइडल स्कैटरिंग, ठीक है। और इस इफेक्ट को बेटा बहुत इज्जत के साथ एक नाम दिया जाता है, जिसको मैं कोई बहुत अच्छे पेन से लिखता हूं, नीले पेन से लिखता हूं। इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इसी स्कैटरिंग को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रही बात। तो इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी थी और कुछ नहीं भी था, ठीक है। क्लियर कट, खत्म बात। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो टिंडल इफेक्ट की बात करी, वही आ भी गया।
कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट, मैंने बोला लाइट को तो स्कैटर ये करेंगे ही करेंगे, ठीक है। स्कैटरिंग अकर्स ड्यू टू डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, तभी तो आपको डस्ट पार्टिकल हल्के हल्के दिखते हैं जब स्कैटरिंग होती है। तो समझ में आ रही बात। आप अभी एग्जांपल बोला मैंने, अपने घर में जाइए, सूरज जस्ट निकल रहा हो या घर में अंधेरा हो तो आप दरवाजा खोल दीजिए, जब सूरज की रोशनी अंदर आती है तो आपको डस्ट के पार्टिकल्स हल्के हल्के एटमॉस्फेयर में दिखेंगे या अपने कमरे में दिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो इसी वजह से होता है, ठीक है। दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, बता दिया मैंने। ये देखो डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर कर रहे हैं, जब पंखा चलता है तो इसके डस्ट पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं। आप देख लो हल्की हल्की रोशनी दिख रही होगी आपको, देख लो आप ये पोर्शन पे ध्यान देना, जब हल्की हल्की रोशनी आपको दिख रही होगी। समझ में आ रही बात। तो बस इतनी बातें मुझे आपको इसमें बतानी थी। जंगलों में बहुत होता है ये, जो घने घने जंगल होते हैं वहां बहुत पाया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइड, इट इज द हेटेरोजीनियस, बता चुका हूं। पार्टिकल साइज 1000 से 1 nm से 1000 nm के बीच में बता चुका हूं। आप चाहो तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर लेना, बता चुका हूं मीटर में कन्वर्ट करना। पार्टिकल्स आर बीइंग इनफ टू स्कैटर, हाँ इतने छोटे, वही बोला ना मैंने कि पार्टिकल इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि लाइट को स्कैटर ना कर पाए, करते हैं लेकिन सस्पेंशन सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। लाइट थ्रू द बीम ऑफ लाइट, द पार्टिकल आर स्टेबल एंड डू नॉट सेटल, ठीक है। ये सेटल नहीं होते, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। इनके क्या कह रहे हैं ये पार्टिकल्स, हाँ उनके पार्टिकल्स बड़े थे वो सेटल हो गए, ठीक है। इनके पार्टिकल्स ना बहुत छोटे हैं और इतने बड़े भी नहीं है कि नीचे बैठ के सेटल हो जाएं, तो इनके पार्टिकल उसी में नीचे हल्का हल्का घूमते रहते हैं, प्रॉपर्ली सेटल नहीं हो पाते, ठीक है। तभी तो जब सनलाइट पड़ती है तो आपको डस्ट पार्टिकल्स हवा में घूमते हुए नजर आते हैं, सेटल डाउन कहां नजर आते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ लो। ऐसे लाइट पड़ी आपके रूम में तो आपके अलमारी खिड़की दरवाजे तोड़ने नहीं लगते, तो उनको आप किसके पार्टिकल समझ लो, उनको आप समझ लो सस्पेंशन के पार्टिकल है वो, सॉलिड पार्टिकल्स। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है वो उड़ती हुई दिखाई देती हैं, तो उनको आप क्या समझ लो, कोलॉइड के पार्टिकल्स है, ठीक है। केवल समझाने के लिए बोलिए एग्जांपल को, प्रैक्टिकली मत समझ लेना, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, हाँ इसमें एक चीज होती है, इसमें बेटा सॉल्यूट जो होता है ना, क्या चीज, इसमें जो होता है सॉल्यूट, क्या होता है बेटा, इसमें जो सॉल्यूट होता है ना, और एक होता है सॉल्वेंट, क्या होता है बेटा, एक होता है सॉल्वेंट। किसी भी मिक्सचर में यही दो चीज होंगी, ठीक है। इसमें सॉल्यूट का जो नाम होता है, नाम को मैं अलग से लिख दे रहा हूं, अलग पेन से। इसमें सॉल्यूट का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या कहते हैं बेटा, डिस्पर्स्ड फेज, मतलब वो फेज जो घुला है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फेज। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फेज। समझ में आ रही बात, मतलब वो फेज जिसके अंदर घोला गया है। तो सॉल्वेंट इसमें डिस्पर्जन फेज होता है और सॉल्यूट क्या होता है बेटा, डिस्पर्स फेज होता है, ठीक है। द सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स और फेज दैट इज प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, इनको हम कहोगे डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्जन फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर आप घोल रहे हो, ठीक है। ऐसे फैट हो गया, प्रोटीन, ये सब हो गया, किसके अंदर घुलते हैं, पानी के अंदर घुलते हैं, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पानी आपका क्या हो गया बेटा, पानी हो गया डिस्पर्स मीडियम जिसके अंदर आपने घोला है। और जो घोला है, फैट हो या प्रोटीन जो भी घोला है, वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज कहलाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो दूध वगैरह में मेनली पानी होता है, तो पानी आपका क्या हो जाएगा, वाटर, या आपका डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। और जो फैट प्रोटीन इसके अंदर होता है वो क्या कहलाएगा, वो डिस्पर्स फेज कहलाएगा। सिंपल, क्वाइट सिंपल है, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस अराउंड अस, हाँ हमारे आसपास चेंज होते हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से, अगर आपने लकड़ी काटी, लकड़ी से ये बना दिया, मोमबत्ती जब जलती है कैंडल तो वैक्स बन जाती है, वैक्स इसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो ये तो फिजिकल चेंज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, केमिकल चेंज हो गया। कैसे हो रहा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। रंग वगैरह हो गया, ये सब फिजिकल चेंजेस, शीशे का टूटना वगैरह, ठीक है। सुनना जरा, नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस, इनमें किसी में भी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ है। सही बात है, किसी में भी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और इनके केमिकल नेचर में भी चेंज नहीं हुआ। और क्या नहीं चेंज हुआ, इनके केमिकल नेचर में चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये सब कौन से चेंज है बेटा, ये सब आपके फिजिकल चेंज है। कौन से चेंज है, फिजिकल चेंज है। समझ में आ रही बात। जैसे कि इसके थ्रू इन्होंने ये बना लिया है, इसके थ्रू इन्होंने ये बना लिया है, और ये आइस के थ्रू इन्होंने क्या बना लिया, ये बना लिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। ग्लास एक्चुअली में होती तो लिक्विड ही है ना, समझ में आ रही बात। ग्लास ये जो देख रहे हो, इसको बेटा हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड होता है, ये एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, ठीक है। और लिक्विड को हैवी मात्रा में ठंडा करके बनाते हैं इनको, ठीक है। इनको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं इनको। समझ में आ रही बात। इनको हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या कहते हैं बेटा, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और एक और नाम भी इनको देते हैं बड़ा इज्जत के साथ, स्यूडो सॉलिड। क्या कहते हैं बेटा इनको, स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब झूठ, नकली सॉलिड। जाहिर सी बात है, आइस से बनता है, आइस पानी से बनती है, तो एक होता तो आपका लिक्विड ही है ये,
लेकिन इसको हम नाम सॉलिड देते हैं तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सूडो सॉलिड। ठीक है, तो ये सब फिजिकल चेंजेस हैं, इनमें केमिकल प्रॉपर्टी कहीं भी इनकी चेंज नहीं हो रही है। अब ग्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेन किसकी होती है, लिक्विड में जैसी की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ रही बात, होता भले सॉलिड है। तो आपने क्या किया, इनके कंपोजिशन को भले चेंज कर दिया लेकिन आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पा रहे हो इन चीजों में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं केमिकल चेंज। ये देखो, आपने मस्त आग जलाई, लकड़ी आपने जलाई होगी, ठीक है, लकड़ी जलाने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, देखो आप कोयले वगैरह दिख रहे हैं आपको, कोल्स वगैरह में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अब आप कह सकते हो कि हाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी विल चेंज। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि हाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ठीक है, देयर इज द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जाहिर सी बात है, पहले वुड थी, होता है उसमें भी कार्बन, ऐसी बात नहीं, तो वुड पल्प वगैरह में भी कार्बन पाया जाता है, ठीक ठाक, लेकिन जो जलने के बाद बन गई वो कोल बन गया। क्या बन गया बेटा, कोल बन गया। और ये अलग ही टाइप का एक है, ये भी इसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंपोजिशन पूरा चेंज हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग हो जाएगी और इसकी एकदम ही अलग हो जाएगी। समझ में आ रही बात, तो इस टाइप के चेंज को आप क्या कहते हो, केमिकल चेंज कहते हो। ठीक है, चलो आगे। सब्सटेंसेस अराउंड अस, हमारे आसपास सब्सटेंस कौन से हैं बेटा, दो है, एक तो प्योर है और दूसरा क्या है, इम्प्योर है। क्या है बेटा, दूसरा इम्प्योर है। एक प्योर है और दूसरा क्या है, इम्प्योर है। प्योर में दो टाइप पाए जाते हैं बेटा, एलिमेंट और कौन पाया जाता है, कंपाउंड। जैसे मान लो एलिमेंट तुम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट है। तो अगर ऑक्सीजन है तो उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही तो है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो वो क्या हो गया, एलिमेंट। कंपाउंड जैसे मान लो तुम NaCl हो गया, पानी पानी, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे, तो ये क्या है, कंपाउंड है। अब जैसे वाटर है, उसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो चाहे एक गिलास पानी लो चाहे एक बाल्टी पानी लो, उसके अंदर रहेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ना, और इसी कंपोजिशन में रहेगा भी, 2:1 के ही कंपोजिशन में रहेगा भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, ये केमिकल कंपोजिशन मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से, आप उसको देख लेना। समझ में आ रही बात, तो आपको मुद्दे की बात ये समझनी है। अब जैसे पानी है, अगर पानी ऐसे ही रखा है तो आप उसको प्योर ही पानी तो कहते हो ना, ये थोड़ी ना कहते हो कि इम्प्योर पानी है, केवल नॉर्मल, जब तक उसके अंदर कुछ मिलाओगे नहीं वो पानी प्योर है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, तो आप ये समझ लो ये नमक है, नमक जब तक नमक है, ऐसे नमक रखा हुआ है तो प्योर ही नमक तो कहोगे ना, उसमें थोड़ी ना कहोगे तुमने कुछ मिला दिया, है ना। तो कंपाउंड और एलिमेंट दोनों क्या माने जाते हैं, प्योर। समझ में आ रही बात, लेकिन अगर इन दोनों को आप आपस में मिला दो तो क्या बनता है बेटा, मिक्सचर, और ये इंप्योर है। ये क्या है, इंप्योर है। मतलब टू कंपाउंड्स की मिक्सिंग, मतलब ये बेटा कि दो कंपाउंड्स की मिक्सिंग, दो कंपाउंड्स की मिक्सिंग क्या होती है, इंप्योर मानी जाती है। क्या मानी जाती है बेटा, इंप्योर मानी जाती है। ठीक है, इससे पहले NaCl अकेला था तो एकदम प्योर था, अकेला NaCl था, उसके अंदर सिर्फ NaCl की ही प्रॉपर्टी पाई जा रही थी। पानी अकेला था, एकदम प्योर था, उसके अंदर केवल पानी की ही प्रॉपर्टी पाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसको मिक्स किया, पानी का टेस्ट बदल जाएगा, NaCl की कंपोजिशन बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा और वो इंप्योर हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि एलिमेंट और कंपाउंड प्योर होते हैं, लेकिन उनको जब तुमने मिला दिया तो वो क्या बन जाएंगे, इंप्योर बन जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। दो कंपाउंड को मिलाने से इंप्योर वो बन जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट तो बच्चा बच्चा जानता है बेटा, तीन टाइप के होते हैं, या तो मेटल, या तो नॉन मेटल्स, या तो मेटेलॉइड। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, सब सिंपल सी बातें हैं, पढ़ चुके हैं कई बार हम लोग। ठीक है, जिनके आखिरी शेल में, थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जिनके आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, लास्ट शेल में, इसको वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है, लास्ट शेल में। ठीक है, नॉन मेटल्स में जाहिर सी बात है मोर देन हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। मेटेलॉइड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, ये शब्द मत भूलना, जनरली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। समझ में आ रही, बहुत सारे मेटल्स भी क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं, अभी इसमें आगे देखोगे। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे बतानी थी। ऐसे मान लो सोडियम है यार, बस सुन ही लो, एटॉमिक नंबर 11 है, 2, 8 और 1। आखिरी शेल में क्या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल। क्लोरीन है अपनी, एटॉमिक नंबर क्या बच्चों, 17, तो 2, 8 और 7। क्या आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। बच्चों से जब मेटल नॉन मेटल पूछा जाता है ना, तो वो प्रॉपर्टी बता देते हैं कि ये डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है। प्रॉपर्टी की बात नहीं होती है, आपको ये पता होना चाहिए मेटल कहते किसको है, पहचानोगे कैसे। कोई एलिमेंट दे दिया, मान लो तुम्हारे सामने एलिमेंट दे दिया तुम्हारे सामने X,
क्या देगा, एटॉमिक नंबर 16 है इसका। बताओ मेटल है कि नॉन मेटल है। अब तुमको उसने ये तो बताया नहीं कि अच्छा कंडक्टर है बुरा कंडक्टर है क्या है, कि उसके आधार पर तुम बता पाओ। तो तुम करोगे इसका कन्फिग्रेशन। क्या करोगे बेटा, कन्फिग्रेशन। जब कन्फिग्रेशन करोगे ना प्यारे बच्चों, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने 6 हैं। अब आप इस डेफिनेशन पे जाना, अगर 4 से कम है तो मेटल है और 4 से ज्यादा है तो नॉन मेटल है। तो 4 से ज्यादा है तो ये हो जाएगा बेटा नॉन मेटल। समझ में आ रही बात। ये सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है एटम मॉलिक्यूल वगैरह चैप्टर में, तो आप उसको देख लेना। अभी आप इतनी सी चीजें जान लो बहुत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी प्रॉपर्टी यही रखी है, जनरली लस्ट्रस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो पता ही है, कॉपर वगैरह बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। एक बात और जान लो, लस्ट्रस, डक्टाइल, मलाइबल भी होते हैं, ठीक है। ये जो डक्टाइल देख रहे हो आप, ये सबसे अच्छे होते हैं गोल्ड, और कौन होता है बेटा, सिल्वर। इसमें से भी गोल्ड क्या होता है, एकदम बेस्ट होता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ग्राम गोल्ड से, 2 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की वायर बना सकते हो। कितनी लंबी वायर, 2 किलोमीटर वायर आप बना सकते हो, ठीक है। 2 किलोमीटर वायर लॉन्ग बना सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। अगर आपके पास 2 ग्राम गोल्ड है तो आप इससे लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो, इतना ज्यादा ये डक्टाइल होता है, ठीक है। सोनरस, हाँ, इन पे अगर पीटो इटो तो आवाज तो आती है। तो ये सब प्रॉपर्टी वगैरह तो लर्निंग है, ठीक है। हीट इलेक्ट्रिसिटी आप देख ही सकते हो। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, ये कुछ हो नहीं है। जनरली नॉन मेटल, नॉन लस्ट्रस। बेटा मेटल जो भी होते हैं इसका ठीक उल्टा वाइस वर्सा कर दिया करो, वो क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। मेटल डक्टाइल थे, ये नॉन डक्टाइल होंगे, ठीक है। सॉरी, मेटल लस्ट्रस थे, ये नॉन लस्ट्रस होंगे। कहीं कहीं ये थोड़े बहुत डक्टाइल हो जाते हैं, जैसे कोयला वगैरह हो गया, ठीक है। नहीं तो वो भी डक्टाइल नहीं होते, नॉन डक्टाइल ही होते हैं, ठीक है। आगे, अगर वो अच्छे कंडक्टर थे तो ये बुरे कंडक्टर होंगे, दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही सब बातें हैं, ठीक है। सब बकवास है। सीधी बात ये है कि मेटल की प्रॉपर्टी आप पढ़ लें, उसी का रिवर्स कर दें, वो क्या हो जाएंगी, सारी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएंगी। आपको तो पहचानने आना चाहिए बस कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। जैसे मान लो मेरे पास एलिमेंट, दोबारा एक बोलता हूँ, वाई है, एटॉमिक नंबर है मेरे पास 7, मेटल है कि नॉन मेटल है, आप देख लो 2,5। आखिरी शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, नॉन मेटल। अब आपने ये पहचान लिया तो आप सारी प्रॉपर्टी दे दो उसको। अगर नॉन मेटल है तो बैड कंडक्टर होगा, गैस फेज में होगा, बैड कंडक्टर होगा हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन सोनरस होगा, नॉन डक्टाइल होगा, सारी चीजें आप बता दो, ठीक है। चलो आगे, मेटलॉइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। तुमसे एक बात कही थी कि जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो मेटलॉइड होंगे, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन नीचे एक शब्द लगा दिया था, जनरली। क्या लगाया था बेटा, जनरली। क्यों, अधिकतर ऐसा होता है लेकिन हर बार ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि कार्बन से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। एग्जांपल इसका, एटॉमिक नंबर 6, 2,4। कहने को तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बेटा ये मेटलॉइड नहीं होता, ये होता है नॉन मेटल। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है नॉन मेटल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो इस चीज का बड़ा विशेष तौर पे आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। और भी आ जाओ, मेटल भी बहुत सारे मेटलॉइड होते हैं। जैसे देखो बोरॉन, एटॉमिक नंबर कितना है, 5। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, 2,3। अब ये मेटल है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, मेटल है, लेकिन हम इसको रखते किस में है, मेटलॉइड की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, इसके आखिरी शेल में तो 4 ही होते हैं, 2, 8 और 4, ठीक है। इसके आखिरी शेल में भी 4 होते हैं, ठीक है। इन दोनों के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन फैमिली के होते हैं दोनों, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जरूरी नहीं है कि जिनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो वही मेटलॉइड हो। जिनके आखिरी शेल में 4 से कम, यानी जो मेटल होते हैं नॉर्मली जो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए जिनको, वो भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, मेटलॉइड। और जो जिनको जनरली नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, जैसे आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल होने चाहिए थे, लेकिन ये जनरली क्या हो जाते हैं बेटा, ये नॉर्मली क्या हो जाते हैं, आपके मेटलॉइड। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और कभी कभी जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी मेटलॉइड नहीं होते, वो क्या बन जाते हैं, नॉन मेटल। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि आप एक साथ ही याद कर लो। नॉर्मली आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन वाले आप कहते हो, ठीक है। ये भी इसके पास भी 4 होता है, ठीक है। नॉर्मली आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन वालों को आप मेटलॉइड कहते हो, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वही हो। कभी कभी आखिरी शेल में 4 होते हैं तो भी वो मेटलॉइड नहीं होते, ऐसे कार्बन। कभी कभी आखिरी शेल में 4 नहीं होते हैं, मतलब मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, मेटलॉइड, ठीक है। तो आपको ये कुछ केस है, ये आप याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग देम टुगेदर। आपका ये तो एटम है, क्या है बेटा, अकेला है तो एटम मानो, ठीक है। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा, ये आपका मॉलिक्यूल है। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक साथ आ गए ना, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है।
बता चुका हूं मैं इससे पहले भी इस बारे में, ठीक है। अब C को और O2 को उन्होंने मिला दिया, क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो C और O2 को जैसे तुमने मिलाया, हालांकि ऐसे मिलते हैं, डबल बॉन्ड O इधर और डबल बॉन्ड O इधर, ठीक है। CO2 ऐसे बनता है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये CO2 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको 10th में पढ़ना है। देखो C के साथ इधर उधर आपने मिक्सिंग कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बन गया। 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड। बता चुका हूं, एटम एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाई ये चीज है मैंने, समझ में आ रही बात। एटम मॉलिक्यूल में बहुत अच्छे से बताया ये सब, आप वहां देख लेंगे। दो एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल का मिक्सअप क्या बना सकता है, कंपाउंड। तो आप देख सकते हो इससे पहले वाली स्लाइड में ये एटम था और ये मॉलिक्यूल था, ये दोनों को तो तुमने मिक्स किया ना, इन दोनों को तुमने ऐड कर दिया, O2 और C को तुमने ऐड कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, CO2 बन गया। तो इसमें एटम प्लस मॉलिक्यूल का क्या है प्यारे बच्चों, मिक्सअप है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। और दो कंपाउंड को तुम मिलाओगे, दो कंपाउंड को तुम मिलाओगे तो बनेगा मिक्सचर। जैसे NaCl भी कंपाउंड है और H2O पानी भी कंपाउंड है, इनको तुमने मिला दिया, ये क्या बन गया, मिक्सचर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना। अब H2O कैसे बना है तुम ध्यान से देखो, अगर इसमें O का एटम हो गया, कंपोजिशन चेक करो तो H2 का क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। इनको तुमने मिला दिया, इनको तुमने मिला दिया प्यारे बच्चों, तो क्या बन गया, कंपाउंड। ये बन गया कंपाउंड, है ना। एक बात और जो है कि बेटा ये प्योर है, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है, ठीक है। कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, ये सब क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे तुमने इसके अंदर NaCl डाला, ठीक है, अब ये भी क्या है, कंपाउंड है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। सुनते रहे ना। और ये भी क्या था, प्योर था। अकेले अकेले दोनों प्योर थे, लेकिन जब दोनों एक डिब्बे में पड़ गए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों बन जाएंगे इम्प्योर। क्या बन जाएंगे बेटा, इम्प्योर। समझ में आ रही बात। और आप ध्यान से देखो, एक कंपाउंड ये, एक कंपाउंड ये, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया मिक्सचर, ठीक है। तो दो एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल का मिक्सचर क्या बनाता है, कंपाउंड, और दो कंपाउंड मिलकर बनाते हैं मिक्सचर। समझ में आ रही बात, समझ में आया। दोबारा, एटम सबसे छोटा है, दो एटम या दो से ज्यादा एटम मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड, और दो कंपाउंड का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, मिक्सचर, ठीक है। सिंपल सी बात है। कंपाउंड हमेशा प्योर होगा, मिक्सचर हमेशा इम्प्योर होगा, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होगा CO2 का। स्पॉट द डिफरेंस। अब ये आयरन की फीलिंग्स अकेले हैं, ये सल्फर अकेला है, ठीक है, दोनों को मिला दिया, मिक्स देम टुगेदर, मिक्स एंड हीट देम टुगेदर। जब मिलाया तो ये मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, तब तो ये मिक्सचर बनेगा। लेकिन मिलाने के बाद जब हीट कर दोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, ठीक है। आप देखो ध्यान से, आगे होगा भी। हाँ ये देखो, जब केवल मिक्स करोगे तो ये मिक्सचर है, लेकिन मिक्स करके हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है आगे। समझ में आ रही बात। तो काफी नॉर्मल चीजें हैं इसमें कुछ। कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर, अब इसकी लड़ाई बहुत पुरानी है, देख लो। सॉल्ट कंपाउंड है, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, NaCl तुम्हारा सॉल्ट है, कंपाउंड है। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, मैंने बताया ना, एलिमेंट ही को आप एटम कह सकते हो। दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कभी कभी मॉलिक्यूल भी मिल सकते हैं एटम के साथ, ठीक है। मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड आर ओनली मिक्स्ड एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। वही बात है कि NaCl एक कंपाउंड है, तुमने इसके अंदर एक और कंपाउंड डाल दिया, पानी, तो क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। और ये कैसा होगा, इम्प्योर। कैसा होगा, इम्प्योर, ठीक है। कलरफुल कैंडीज वगैरह है इसका एग्जांपल, सॉल्ट इसका एग्जांपल, ठीक है। आगे कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। हाँ, अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचते हो तो इसका केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसका कैसा कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल। जाहिर सी बात है, ऐसे तुमने पानी मारा, H2O, बेटा H2O क्या है, पूरी दुनिया जानती है। H2O क्या प्यारे बच्चों, H2O तो कंपाउंड है। तो तुम ऐसा तो करते नहीं हो कि हाइड्रोजन उठाया इधर से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तुमने इधर से दो हाइड्रोजन पकड़ लिए, इधर से एक ऑक्सीजन पकड़ लिया, दोनों को मिला दिया और पानी बन गया। ऐसा नहीं होता, ये तो केमिकली कंबाइंड होते हैं ना। आप इनको फिजिकली अपने हाथों से कंबाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही पानी है, ठीक है, तुम इसको एक बीकर में लेके तुम इसके अंदर NaCl जरूर डाल सकते हो और क्या बना सकते हो, मिक्सचर बना सकते हो। इसका मतलब क्या सीखा तुमने, जब तुम मिक्सचर बना रहे हो तो तुम फिजिकली कर सकते हो कि तुमने पानी लिया, उसके अंदर NaCl डाल दिया,
वो मिक्स हो गए, वो मिक्सचर बन गया। तो मिक्सचर तो क्या है, फिजिकली बन सकता है, बट कंपाउंड कभी फिजिकली नहीं बनता। वो कैसे बनता है, केमिकली बनता है। समझ में आ गई बात? वही मेरे कहने का मतलब था। ये केमिकल कॉम्बिनेशन है और ये क्या बेटा, मिक्सचर क्या है, फिजिकल कॉम्बिनेशन है। कंपोजिशन इसका फिक्स होता है, इसका वेरिएबल। जाहिर सी बात है यार, पानी तो पानी ही है ना, H2O है। अगर पानी है H2O तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, खत्म बात। तुम चाहे 1 बाल्टी पानी लोगे तो भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तुम चाहे पूरा भगोना या 1 चम्मच में पानी ले लो तो भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। पानी तो पानी रहेगा। अगर पानी 1 बूंद भी है तो भी H2O है, पानी 1 बाल्टी भी है तो भी H2O है। उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम मिक्सचर में आते हो तो तुम्हारी मर्जी है ना। अगर मुझे शरबत पीनी है, मान लो मुझे कम चीनी वाली शरबत पसंद है, मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगा। मुझको ज्यादा मीठा पसंद है, मैं 4 चम्मच चीनी डालूंगा, है ना। तो मैं मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन को चेंज कर सकता हूं, 1 चम्मच या 4 चम्मच, वो मेरे ऊपर है। बट मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि यार पानी H2O है, इसका एक काम कर दो, एक H निकालो, मजा नहीं आ रहा, HO कर दो इसको। ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। ऐसा तुमने कर दिया तो तुमको जीता जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? तो वही मेरे कहने का मतलब है कि ये फिक्स होता है। अगर ये H2O है तो जिंदगी भर H2O है। समझ में आ रही बात? ये कभी HO नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? ये तो वेरिएबल है, मर्जी है, चीनी डालो जितनी डालते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। सेपरेशन इनका तो बड़ा मुश्किल है, इनका तो आराम से सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर जो भी फिजिकल तरीके से काम होता है, जो भी मिक्सअप आप फिजिकली करोगे उनका सेपरेशन हो जाता है इजीली। बट जो केमिकली बनते हैं उनका सेपरेशन बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नेचर से ही बन जाते हैं, नेचर से बन के मिलते हैं। समझ में आ रही बात? तो केमिकल सेपरेशन बहुत मुश्किल है, बट फिजिकल सेपरेशन काफी इजी होता है। फिजिकली आप सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर वगैरह को, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और इसमें क्या है, सेम एज दैट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सही बात है। जैसे कि मैं पानी ही लेके चलता हूं, H2O की बात कर रहा हूं बेटा, इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, एक तो हाइड्रोजन है और एक साइड कौन है, ऑक्सीजन है। बेटा हाइड्रोजन क्या है, गैस, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। लेकिन दोनों एक्चुअली में क्या होते हैं, पानी। H2O में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तुमने मिला दिया तो क्या बन गया, पानी। तो इनकी कंपोजिशन चेंज हुई ना, 2 गैस मिलके क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो वही मैं कह रहा हूं कि डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनका जो पर्सनल, इसके अंदर देखो, पानी के अंदर देखो तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका हाइड्रोजन और एक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, ऑक्सीजन। दोनों ही क्या है, गैस है। लेकिन तुमने जब दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गई, तब तो ये लिक्विड बन गई, है ना। तो कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट से चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे CO2 है, ठीक है। CO2 से अच्छा N2 जान लो, N2 में 2 N पड़े, समझ में आ रही बात। मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, दोनों गैस हैं, तो N2 एक्चुअली में भी क्या है, गैस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कंपोजिशन चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रही बात? CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। CO से अच्छा कुछ और बता दो, NO बता दो, NO2 मान लो, ठीक है। NO2, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और NO2 खुद भी कैसा है, गैस है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर आपने 2 एलिमेंट को मिला के एक कंपाउंड बनाया तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उनके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी से मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जैसे पानी में लिक्विड बन गया वो, लेकिन NO2 में N और O दोनों गैस से मिलकर बना था, और NO2 एक्चुअली में भी क्या बन गया, गैस बन गया। बट H2O में H और O दोनों गैस से मिलकर ये बना था, लेकिन H2O एक्चुअली में क्या बन गया, लिक्विड बन गया, है ना। तो सेम भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वही इसमें तो सेम ही रहता है। आप पानी के अंदर अगर चीनी डालोगे तो चीनी ही रहेगा, भले घुल जाएगा, उसके मीठा पहले भी था, खाओगे तो भी मीठा है, पियोगे तो भी मीठा है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का कंपोजिशन चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो कुछ ट्रिक्स जान लो सॉल्व करने के लिए, आप चाहो तो याद कर सकते हो। वैसे 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर आप, हालांकि 1 से 30 तक के याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो लेकिन 9th में हो तो अभी छोटे हो तुम लोग, तो 1 से 20 तक के याद कर लो। मैं तरीका बता दे रहा हूं। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। क्या कह रहा है, सुनो भैया, हाय हेलो सुनो, ठीक है। फ्राइडे की रात को क्या देख लो, BBC न्यूज देख लो, ठीक है। तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। हाय हेलो लिसन, हाय का मतलब अब समझ जाओ, HI हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, लिसन लिथियम, B बेरिलियम, फिर B आया तो बोरॉन, C मतलब कार्बन, न्यूज मतलब नाइट्रोजन, ऑन मतलब O से ऑक्सीजन, फ्राइडे का मतलब F से फ्लोरीन, नाइट का मतलब नियॉन, ठीक है। एनी हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। इसके बाद और भी मजेदार है, सोडियम से स्टार्ट होगा ना, तो ना मांगो एलियन से
पेप्सी, सोडा, कोका और काजू केक। समझ में आ रही बात? मतलब एलियन से कुछ मत मांगो यार, एलियन तो खुद ही दूसरी दुनिया का तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आया, तुम्हें उल्टा कुछ खिलाना चाहिए उसको, तो तुम उससे ही मांग रहे हो। तो वही ये सिखा रहा है कि ना मांगो एलियन से, एलियन से ना मांगो। क्या ना मांगो? पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। इतनी चीजें आप एलियन से मत मांगो, है ना। आपको कुछ मांगना तो और शक्ति है, मांग लो, ये तो आप खुद दे सकते हो, ठीक है। तो ये 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर हैं, आप इनको याद कर ले। और उसके बाद आप लोग से यही कहना चाहूंगा कि बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, है ना, जो आप लोगों ने मुझे सुना। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, चीजों को सीखते रहिए, डाउट हो आप पूछिए, ठीक है। और अच्छे से अपने 9th में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तभी आप आगे चल के 11th 12th IIT नीट जो आपका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना है उसको पूरा कर सकते हो। अगर आपके बेस क्लियर नहीं होंगे और शुरुआत से ही मेहनत करना नहीं सीखोगे तो आप ये कभी नहीं कर सकते हो कि 11th 12th में एक साथ मेहनत कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो IIT के रैंकर्स होते हैं ना, आप कभी भी देखना वो 8 9 से ही लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 11th 12th में आप मेहनत कर सकते हो तो उससे आप एग्जाम बीट कर सकते हो, बस ये कर सकते हो। आप सोचो कि मैं रैंक ला दूं 1 साल 1.5 साल मेहनत करके, वो नहीं होता। वो बच्चे 9 10 से स्टार्टिंग कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो घर पे तरीके से आप पढ़ाई करिए, और आपके पास दूसरा काम ही क्या है यार, पढ़ाई कर लो, 4 5 साल की मेहनत कर लोगे, इसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि हमसे पढ़े बच्चे हमारे कहीं और अच्छी जगह निकल गए, ठीक है। तो डू हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली, ठीक है, और हार्ड वर्क से पीछे मत भागिए, घर पे रहिए, ठीक है। और आखिरी में जो कहता हूं वही कहूंगा, बिल्कुल माँ बाप की इज्जत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, डन।